द अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की अगर हम बात करें तो इसके बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं जो आप यहाँ देख रहे होंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी 2 मेथड होता है। ये होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें कोई दूसरा 2 क्लासिफिकेशन नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें भी 2 होता है। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले शुरू करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पहले सीखना होगा और उसके बाद उसमें भी देखेंगे कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने के ये 4 स्टेप होते हैं। इसको 1 बाय 1 में बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट जो होता है उस प्रॉफिट में से अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ हो उसको हटा देते हैं और अगर कोई एबनॉर्मल गेन हुआ हो तो उसको भी हटा देंगे। जब आप एबनॉर्मल चीजें हटा देंगे तो उसके बाद जो कुछ बचेगा वो नॉर्मल ही होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल, यानी एबनॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या है, उसको हटाएंगे। तो पहले स्टेप पे ही मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि एक प्रॉफिट जो दिया होता है, नेट प्रॉफिट मान लीजिए दिया है किसी साल का। अब इस नेट प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल बात बताई गई है, उस साल के प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल इवेंट था या कोई एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन था, तो उसको आपको हटा देना होगा। उसको हटाएंगे किस तरीके से? अगर लॉस हुआ था तो आप उसे ऐड कर देंगे, लॉस को ऐड कर देंगे, क्योंकि लॉस को आपने पहले ही माइनस कर दिया होगा तभी नेट प्रॉफिट आया है। तो वो लॉस जो एबनॉर्मल था वो माइनस नहीं किया जाना चाहिए था, उसको आपको ऐड कर दीजिए तो वो एबनॉर्मलिटीज दूर हो जाएगी। अगर कोई एबनॉर्मल गेन हुआ था तो उसको आप माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि वो एबनॉर्मल गेन की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो आप उस एबनॉर्मल गेन को हटाएंगे, जब हटाएंगे तो उसमें से माइनस कर देंगे आप। तो इसको हम कुछ पॉइंट है जो मैं बता देता हूं यहाँ पर। सबसे पहले प्रॉफिट जो साल का दिया हुआ है वो आप लिखेंगे। इसके बाद कुछ आइटम आप जो ऐड करते हैं वो बता देते हैं, कुछ लेस करेंगे उसमें से, वो मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला है एबनॉर्मल लॉसेस, जैसे लॉस बाय फायर, आग लग गई थी, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई थी, या अर्थक्वेक आ गया था, इस तरह के कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ था, तो उस लॉस को आप हटा दीजिए। उस प्रॉफिट में से हटाने का मतलब यहाँ पर जोड़ दीजिए उसमें। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, किसी एसेट्स को अगर आप बेचते हैं तो उस एसेट के बेचने पर गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो लॉस जो है वो आपका नॉर्मल नहीं है, क्योंकि एसेट्स बेचना आपका काम नहीं है। इसलिए अगर कोई एसेट्स आपने बेचा है, फिक्स एसेट्स, और उसके बेचने पर लॉस हुआ है तो वह एबनॉर्मल लॉस है और उसको भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक का आपने ज्यादा वैल्यूएशन कर रखा था तो उसको भी ऐड कर देंगे, या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन यानी कम वैल्यूएशन कर रखा था तो उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की वजह से आपका नेट प्रॉफिट कम आ रहा होगा, तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। और इसके बाद नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, अगर कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हुआ है, रिकरिंग एक्सपेंसेस देखिए जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होता है, लेकिन नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस वो एबनॉर्मल उसकी कैटेगरी में नहीं रख सकते, कभी कभार होने वाला एक्सपेंसेस, तो उस एक्सपेंस को भी आपको इसमें ऐड कर देना पड़ेगा क्योंकि आपने इसको माइनस किया होगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फर्क क्या है, एक लाइन में बता दूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है और वो रेगुलर नहीं होता, वो रिकरिंग नहीं होता। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो साल भर में बार बार होता है, रिकरिंग होता है, वो अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता नहीं है बल्कि वो अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल में जैसे परचेज ऑफ मटेरियल, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ दी रेगुलर एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये तमाम एक्सपेंसेस जो बिजनेस के बराबर होने वाले हैं उसको रेगुलर एक्सपेंसेस, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेंगे
तो उसका असर क्या होगा, उसका असर ये होगा कि आपका प्रॉफिट कम शो करने लगेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू अगर आपने माना था तो वो भी एक तरह की एबनॉर्मलिटीज है, उसको भी आप ऐड कर देंगे। तो ये सारे कुछ आइटम ऐड करने वाले थे। अब कुछ आइटम आपको माइनस करने होंगे जो कि एबनॉर्मल गेन की कैटेगरी में होंगे। उसमें आपका एबनॉर्मल गेन होगा, जैसे कोई लॉटरी से आपको कोई विनिंग हो गई या किसी और तरह की विनिंग हो गई, पजल से कोई विनिंग हो गई, तो ये कोई नॉर्मल गेन की कैटेगरी में आने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि बराबर लॉटरी नहीं आप जीत जाएंगे, बार बार आपको इस तरह का गेन नहीं होगा, हर साल नहीं होगा। तो ये हर साल होने वाला कोई गेन नहीं है, इसलिए इसको आप माइनस कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, तब ताकि आपका नॉर्मल गेन मालूम हो जाए। उसके अलावा जो क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक में जो आपने किया था एडिशन के केस में, वो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के केस में उसका अपोजिट होगा तो कर देंगे। जैसे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक को आपने ज़्यादा दिखाया था तो उसके वजह से आपका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा, और यहाँ पर उसको आप कम कर देंगे ताकि आपका एक्चुअल जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आने लगे। अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को कम दिखाया था तो उससे भी आपका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आता है, आप ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट जानते हैं, तो आप ये समझ जाएंगे कि ओपनिंग स्टॉक को कम दिखाने से प्रॉफिट कैसे ज़्यादा आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक को आपने कम दिखाया था, इसलिए आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ आ रहा था, तो यहाँ पर उस बढ़े हुए प्रॉफिट को हमें ठीक करना है, इसलिए माइनस कर देंगे। नॉन रिकरिंग इनकम, तो जिस तरीके से नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को आपने ऐड किया था उसी तरीके से नॉन रिकरिंग इनकम को आपको लेस कर देना है, क्योंकि जो नॉन रिकरिंग इनकम है वो कैपिटल नेचर की होती है। कैपिटल नेचर की इनकम रेगुलर इनकम में नहीं आती है, वो कभी कभार हो जाने वाली इनकम है, तो इसलिए उसको भी माइनस कर देंगे। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, किसी ऐसा इन्वेस्टमेंट आपने किया है जैसे शेयर्स या डिवेंचर्स में आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उससे होने वाली इनकम भी आपकी रेगुलर इनकम नहीं है, उसको भी आप माइनस कर दीजिए। और पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, अगर इस तरह का कोई पार्टनर को मिलने वाली कोई सैलरी है, अगर उसको कोई सैलरी वगैरह मिली है तो वो भी माइनस की जाएगी। इसके अलावा कोई और एक्सपेंसेस जैसे इंश्योरेंस का कोई बेनिफिट मिला है या कुछ ऐसा फ्यूचर एक्सपेंसेस, तो वो सब भी आपका माइनस हो जाएगा। तो पहला स्टेप आपका ये क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। जब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे तो हर साल का आप प्रॉफिट निकालेंगे, जैसा ही क्वेश्चन में कहेगा। अगर 5 साल का कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट निकालिए, तो 5 साल के नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालने पड़ेंगे अलग अलग। जैसे मान लीजिए 2001 टू 2005, 2001 से 2005 तक का प्रॉफिट आपको लेना है एवरेज के लिए, तो 1 में क्या नॉर्मल रहा, 2002 में क्या नॉर्मल प्रॉफिट रहा, 3 में क्या रहा, 4 में क्या रहा, 5 में क्या रहा। हर साल का अलग अलग नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकाल लेना होगा इस स्टेप में। जब अलग अलग प्रॉफिट आप निकाल लेंगे तो उन सब का आप सम करेंगे, और उस सम करने के बाद नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। जैसे 5 साल का अगर आपको एवरेज निकालना है तो 5 साल के नॉर्मल प्रॉफिट को आप जोड़ दीजिए और उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो अब आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट 5 साल का। अगर 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो 4 साल का नॉर्मल प्रॉफिट जोड़िए और 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसी तरीके से जितने साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा वो आप यहाँ कर लेंगे। वो क्वेश्चन में दिया होगा कितने साल का एवरेज निकालना है, तो आप दूसरे स्टेप को क्रॉस कर गए। तीसरे स्टेप पर नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, यानी जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका कितना गुना गुडविल मानी जाएगी, ये क्वेश्चन में दिया होता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी इसको कहते हैं या नंबर ऑफ परचेज ईयर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है कि गुडविल का जो अमाउंट है वो कितने गुना होगा नॉर्मल प्रॉफिट से या एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट से। इसका मतलब ये होता है, इसका ब्रीफ में मैं बता दूं, इसका मतलब ये होता है कि आप ये जो नॉर्मल प्रॉफिट आपने कमाया है या जो नॉर्मल प्रॉफिट आपने निकाला है, एवरेज नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ, कितने और साल तक ऐसा प्रॉफिट कमाने की आप उम्मीद रखते हैं या आप कमा सकते हैं। मान लीजिए आप 3 साल तक और ऐसा प्रॉफिट कमाने की उम्मीद रखते हैं, तो 3 ईयर्स जो है ये नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 होगा। 4 साल तक अगर आप ऐसी उम्मीद रखते हैं तो नंबर ऑफ परचेज ईयर 4 होगा। ये आपको निकालना नहीं होता है, ये क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेशन आपको करना नहीं, बल्कि वो क्वेश्चन से ही आपको ले लेना है। तो स्टेप 3 हो गया। जब स्टेप 2 और स्टेप 3 हो जाएगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वही गुडविल हो जाएगी। चौथे स्टेप में गुडविल आप निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई द नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये आपने स्टेप 2 में निकाला है, और ये नंबर ऑफ परचेज ईयर ये आपका स्टेप 3 में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके गुडविल आ जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल मेथड था गुडविल निकालने का।
तो पहले मेथड में ही जो दूसरा मेथड या जो दूसरा तरीका है वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके लिए हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। स्टेप वाइज हम देख लेते हैं, 5 स्टेप में इसको क्लियर कर सकते हैं हम। पहला स्टेप है कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने पहले निकालना सीखा है, इसको मैं बता चुका हूँ अभी। जब आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाल लेंगे तो उसके बाद वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेड प्रॉफिट के लिए यहाँ पर हर साल का एक वेट दिया होगा। वेट कोई नंबर में दिया हो सकता है, जैसे पहले साल मान लीजिए 2001 का वेट 1 है, 2002 का वेट 2 है, 2003 का वेट 3 है। इस तरीके से वेट दिया होगा, यानी हर ईयर के साथ कोई एक नंबर होगा, उसी को वेट कहते हैं। तो जो वेट दिया होगा, फिर उस वेट से आप उस प्रॉफिट को जो आपने निकाला है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो हो जाएगा वेटेड प्रॉफिट। मान लीजिए नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट किसी एक साल का 10,000 था और उस साल का वेट 2 था, तो 10,000 इंटू 2 हो जाएगा 20,000। वेटेड प्रॉफिट उस साल का 20,000 हो जाएगा। किसी साल का मान लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट 15,000 था और उस साल का वेट 3 था, तो 15,000 इंटू 3 45,000, 45,000 वेटेड हो जाएगा। तो हर साल का वेट दिया होगा क्वेश्चन में, उस वेट से आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वेटेड प्रॉफिट। अब जब वेटेड प्रॉफिट आपका हर साल का अलग अलग आ जाएगा तो एक टेबल बना लेंगे, उस टेबल में हर साल का वेटेड प्रॉफिट लिख लेंगे, जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। अब उसके बाद जो तीसरा स्टेप है उसमें क्या करना है, आपको उन सारे वेटेड प्रॉफिट का सम करना है। जैसे मान लीजिए किसी एक साल का वेटेड प्रॉफिट आया 20,000, किसी दूसरे साल का आया 45,000, किसी एक का आया 50,000, तो आप ये सारा वेट का सम कर लीजिए। और जो वेट है, जो नंबर्स हैं, उन नंबर का भी सम कर लीजिए। जैसे पहले साल का वेट मान लीजिए 1 है, दूसरे साल का 2 है, तीसरे साल का 3 है और चौथे साल का 4 है। 4 साल का आपको निकालना है, तो 4 साल का वेट दिया हुआ 1 + 2 + 3 + 4, ये हो जाएगा 10। देन आपका टोटल हो गया वेट। तो ये आप सम करेंगे दोनों का। तो ये अब इसके बाद स्टेप 4 में ये जो आपके पास सम मौजूद है, उस सम से आप वेटेड एवरेज निकाल लीजिए। वेटेड एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ द वेटेड प्रॉफिट, यानी ये जो आपके पास है इसको आप इससे डिवाइड कर देंगे, सम ऑफ द वेट्स। यही है सम ऑफ द वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द वेट्स। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट थोड़ा सा पिछले वाले मेथड से अलग है, क्योंकि उस मेथड में सिर्फ सिंपल एवरेज प्रॉफिट था, वहां वेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ वेट का कॉन्सेप्ट हो गया है, तो वेट को भी कंसिडर करना है हमें प्रॉफिट के साथ। तो चौथे स्टेप में आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर पांचवा स्टेप बिल्कुल सिंपल है, उसी तरीके से है। यहाँ पर आप गुडविल निकालेंगे पांचवें स्टेप में, जो वेटेड एवरेज आप निकाला है चौथे स्टेप में, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया होता है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। इस तरह से करने पर आपकी गुडविल आ जाएगी।